सोचिए, एक कंपनी इंडिया की जो ट्रैवल हैबिट चेंज हो रही है उससे पैसा बना रहा है। दूसरी कंपनी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पीछे छुपा हुआ है। तीसरी कंपनी कचरे को वेल्थ में कन्वर्ट कर रही है और चौथी कंपनी इंडिया की बढ़ती प्रोस्पेरिटी पे बैठ कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों ही कंपनियां अलग अलग सेक्टर से, लेकिन अगर आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट देखेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल इन कंपनियों में दिख रहा है। और आज इन चार हिडन स्मॉल कैप कंपनियों में मैं बात करने वाला हूँ। एक एक करके इन कंपनियों में बात करेंगे। इनके करंट बिजनेस डेवलपमेंट क्या है, बिजनेस में मोड क्या है, क्या फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर है और रिस्क कहाँ से आ सकता है इन कंपनी में, इन पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो के थ्रू किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। करते शुरुआत अपने पहले स्टॉक से। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स। दोस्तों अगर आप बात करोगे पीएनजी ज्वेलर्स की, तो ये बहुत पुरानी ज्वेलरी कंपनी, अगर खासतौर पे महाराष्ट्र स्टेट की बात करोगे, लगभग 194 साल की लिगेसी है इनकी और 6 जनरेशन इस बिजनेस में आगे बढ़ रही है। तो जो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस होता है वो पूरा पूरा ट्रस्ट का बिजनेस होता है और इस कंपनी ने जो अपना महाराष्ट्र रीजन में डोमिनेंस दिखाया है, अब उसका बेनिफिट कंपनी धीरे धीरे करके पैन इंडिया बेसिस पे अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है और ये अपना एक्सपेंशन एसेट लाइट मॉडल के थ्रू करना चाहते हैं, यानी कि फोको, फ्रेंचाइज ऑन कंपनी ऑपरेटेड जो मॉडल है उसके थ्रू ये एसेट लाइट मॉडल को अपना रहे हैं और वहां से एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं। अब अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट की बात करोगे तो रिसेंट में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद से अब तक लगभग 39 स्टोर्स ऑलरेडी इन्होंने ओपन कर लिए है। जो कंपनी पहले महाराष्ट्र रीजन में ही सीमित थी, अब ये कंपनी यूपी में, बिहार में और एमपी में भी अपने स्टोर्स ओपन कर रही है ज्वेलरी के। वहीं हाल फिलहाल में इन्होंने रणबीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और इन्होंने एक खास बात क्या की है कि इन्होंने अपने ब्रांड को दो तरह से डिवाइड किया है। एक तो जो इनका पीएनजी लेगेसी ब्रांड है जहां पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाते हैं, और दूसरा जो यंग जनरेशन को टारगेट करने के लिए इन्होंने लाइट स्टाइल एक ब्रांड उतारा है। और पीएनजी ज्वेलर्स को एक और चीज जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो ये कि जो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लगभग 42% के करीब का वो ग्रोथ का नंबर निकल के आता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का। अब इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ के ट्रिगर क्या है, तो सबसे पहला ट्रिगर तो ये है कि एक्सपेंशन जो ये कंपनी अब लगातार अपना कर रही है। अभी यूपी, बिहार और एमपी में एक्सपेंशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। कंपनी कह रही है कि हम पैन इंडिया ब्रांड बनना चाहते हैं। और ज्वेलरी सेक्टर में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मार्केट शेयर लगातार जो नॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे उनसे कैप्चर करता जा रहा है, इसीलिए टाइटन इतना बड़ा प्लेयर बन गया, कल्याण ज्वेलर जैसे बड़े ब्रांड बन रहे हैं। तो अब पीएनजी ज्वेलर्स का भी यही टारगेट है कि हम भी पैन इंडिया में अपना एक्सपेंशन करें और एक पैन इंडिया ब्रांड बन के उभरे, क्योंकि ब्रांड रिकॉल इसका ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर महाराष्ट्र, खासतौर पे पुणे रीजन की आप बात करते हैं, तो कंपनी एक और चीज पे काफी ध्यान दे रही है कि स्टड रेशो इनकी ज्वेलरी में लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि उससे फिर मार्जिन कंपनी के, ज्वेलरी कंपनी के मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव होते चले जाते हैं। लेकिन इस सेक्टर में थोड़ा रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क तो यही आ जाता है कि गोल्ड के रेट में जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, तो वहां से फिर कंपनी अगर प्रॉपर हेज नहीं करती है तो काफी ज्यादा फिर उनकी प्रॉफिट पे हिट लगता दिखता है क्वार्टरली बेसिस पे। इसलिए जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन गोल्ड के प्राइसेस में होगा, कितनी बेटर कंपनी के पास स्ट्रेटेजी है कि वो प्रॉपर तरीके से हेज कर रही है, वो उस कंपनी को बेटर बनाती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो टाइटन इस स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा एक अपने आप को प्रोमिनेंट प्लेयर साबित करते हैं। काफी अच्छी हेजिंग पॉलिसी है उनकी सारे ज्वेलरी सेक्टर में अगर आप बात करते हो तो। और साथ ही अगर इन्होंने ज्यादा स्पीड से एक्सपेंशन कर दिया तो फिर वहां पर ऐसा ना हो कि एक्सपेंशन तो हो जाए लेकिन जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनकी अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग है, 40% से ऊपर, वहां पर हिट लगती दिखे। तो इनको एक बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि एक्सपेंशन भी होता रहे लेकिन ग्रोथ रेट पे भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो ये थोड़ा सा बैलेंस कंपनी को अपनाना पड़ेगा। अगर पीएनजी ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स आप देखोगे तो 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है, पी मल्टीपल 18 का है, आरओसी 20% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 273%, 5 साल की सेल्स ग्रोथ का कैगर देखोगे 41%। डेट टू इक्विटी थोड़ी हायर साइड पे है, ज्वेलरी सेक्टर में थोड़ा हायर साइड डेट रहता है, तो आप यहाँ देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 के करीब पहुंच गया है नंबर। और प्रोमोटर होल्डिंग 83% की है, प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं और फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का अभी के टाइम पे। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं ग्रेविटा। अगर आप बात करोगे, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड मैन्युफैक्चरर कंपनी है और रिसाइकलिंग में सबसे बड़ा नाम है इंडिया में। चाहे आप फिर बात करो लेड रिसाइकलिंग की, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग की, प्लास्टिक रिसाइकलिंग की, और इसके साथ साथ चाहे यूज्ड बैटरी का रिसाइकल करना हो या स्क्रैप लेवल पे केबल, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का अगर स्क्रैप का भी रिसाइकल करना, तो ये कंपनी काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है, काफी एक्सपर्टाइज है इनके पास। अगर ग्रेविटा की मोड की बात करोगे तो एक तो ग्लोबल लेवल का प्रोक्योरमेंट नेटवर्क इन्होंने बना रखा है, तो इनको रिसाइकल के लिए प्रोक्योरमेंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। इस फील्ड में ऑलरेडी इनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और
जो ये बात चल रही है कि सर्कुलर इकोनॉमी की इंडियन गवर्नमेंट भी बात करती है, तो ये रिसाइकलिंग वाली कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे चल के इनकी डिमांड बढ़ सकती है। जब हम ज़्यादा एनवायरमेंटल एंगल से इसको देखेंगे तो ये कंपनियाँ काफ़ी अच्छा कर सकती है। और साथ में इस कंपनी ने क्या किया हुआ है कि ये कंपनी ने अपने मल्टी कंट्री में प्लांट ओपन किए हुए हैं, मल्टी कंट्री में अपने प्रोजेक्ट ये लेती है। तो ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सीमित है। हाँ, मैक्सिमम बिज़नेस इनका इंडिया से आता है, लेकिन एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करोगे तो अब तक ये कंपनी लेड में काफ़ी ज़्यादा रिसाइक्लिंग में इनका बिज़नेस आता था। लगभग 80% से ऊपर का रेवेन्यू वहाँ से कंपनी जनरेट करती थी लेड रिसाइक्लिंग से। लेकिन अब धीरे-धीरे कंपनी लिथियम आयन बैटरी का भी रिसाइक्लिंग में फोकस कर रही है और अभी इन्होंने एक पायलट प्लांट भी लॉन्च किया है। ईवी इकोसिस्टम में एंटर करने के साथ-साथ कंपनी अपने आप को कॉपर रिसाइक्लिंग में भी एंटर कर रही है, तो वहाँ से भी धीरे-धीरे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट कंपनी के बेटर बनते जा रहे हैं। और रिसेंट में इन्होंने मुंद्रा लेड रिसाइक्लिंग कैपेसिटी को भी एक्सपेंड किया है। अगर फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर की बात करोगे तो सबसे पहले तो जो कंपनी कह रही है कि हम कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, लगभग 8 लाख मीट्रिक टन का इनका टारगेट है FY 29 तक। उसके साथ-साथ अभी कॉपर रिसाइक्लिंग, लिथियम रिसाइक्लिंग और फ्यूचर में कंपनी बोल रही है हम स्टील रिसाइक्लिंग में भी एंटर करेंगे। यहाँ से भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट दिखते हैं। साथ ही जो मैंने आपको बताया कि अभी भी कंपनी का जो मेजर डिपेंडेंसी है रेवेन्यू स्ट्रीम अगर आता है तो वो लेड रिसाइक्लिंग से आता है। तो कंपनी बोल रही है कि हम नॉन लेड रिसाइक्लिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से कंपनी की डिपेंडेंसी एक सेगमेंट पे कम होती दिखेगी आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से ये थोड़ा-सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अगर इस फैक्टर की बात करोगे तो कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि स्क्रैप की अवेलेबिलिटी किस स्पीड से रहती है, क्या फ्यूचर में इतना ही अमाउंट में कंपनी को स्क्रैप मिलता रहता है या ये ऊपर-नीचे होता है, तो वो थोड़ा-सा और दिक्कत है। लेकिन कंपनी को जैसे मैंने पहले बताया था कि इनका मोड ही यही है कि ग्लोबल नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि स्क्रैप की अवेलेबिलिटी में इश्यू नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो कंपनी के बिज़नेस पे हिट लग सकता है। दूसरा जो कमोडिटी प्राइस में वोलेटिलिटी होती है, वो कंपनी को परेशान कर सकती है। हालाँकि लेड के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा हेज करके रखती है, हेज पॉलिसी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। कंपनी बोलती है कि हमारा जितना भी प्रॉफिट आना चाहिए, वो हमारी प्रोसेसिंग पे आना चाहिए, जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं उससे आना चाहिए, ना कि कमोडिटी के प्राइस में वोलेटिलिटी हुई है, उससे हमें बिल्कुल भी पैसा हम कमाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो हेज पॉलिसी कंपनी की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एल्यूमीनियम के केस में अभी भी कंपनी उतने बेटर तरीके से हेज नहीं कर पा रही है। और इसके साथ-साथ अभी रिसेंट में जो इन्होंने कॉपर के बिज़नेस में एंट्री ली है, तो वहाँ से इंटीग्रेशन के इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो इनकी एक्सपर्टाइज़ है, वो प्लास्टिक में, लेड में और एल्यूमीनियम में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। अगर फंडामेंटल्स देखें ग्रेविटा के तो मार्केट कैप 12,700 करोड़ का है, पी मल्टीपल 33 का है, आरओसी 17%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 46%, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 24%, डेट टू इक्विटी 0.30 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 55% की है। डिविडेंड कंपनी आप देती नहीं है। फ्री कैश फ्लो अभी कंपनी का नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी एक्सपेंशन स्टेज पे कंपनी है, अभी भी कैपेक्स लगातार कर रही है। जैसे मैंने अभी रिसेंट में इन्होंने मुंद्रा प्लांट का एक्सपेंशन अपना किया है। अब बात करते हैं अगली कंपनी की, इक्सिको। दोस्तों अगर आप ओटीए प्लेटफॉर्म पे कोई कंपनी जो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है और अपने इंडियन पीयर्स को बहुत पीछे छोड़ रही है, वो है इक्सिको। इक्सिको लगातार मल्टी मॉडल ट्रैवल इकोसिस्टम के साथ आगे बढ़ रही है। हर चीज के लिए अलग ऐप है, चाहे आप अगर रेलवे ट्रैवल की बात करोगे जहां से इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, उसके बाद एयर ट्रैवल की ऐप है, फिर अभी इनका बस ट्रैवल की अलग से अभी बस करके ऐप है। क्योंकि दोस्तों जो इक्सिको की शुरुआत हुई थी वो रेलवे बिजनेस से स्टार्ट हुआ था और इन्होंने अपने आप को एज ए यूटिलिटी ऐप अपने आप को दिखाया था कि आप हमें यूज कर सकते हैं, और एज सच कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट उनका नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर फिर इन्होंने बुकिंग फैसिलिटी और डिफरेंट फैसिलिटी ओपन करना शुरू किया, फिर क्रॉस सेलिंग करना शुरू किया, फिर एयर ट्रैवल में कंपनी ने एंटर किया, बस ट्रैवल में कंपनी ने एंटर किया, और अब कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है होटल सेगमेंट में। तो वहां से भी अब कंपनी बोल रही है कि जब हम फिट टू मार्केट प्रोडक्ट हमारा होटल सेगमेंट में आ जाएगा, तब हम वहां पर भी एग्रेशन दिखाएंगे। और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा मोट है वो ये कि रिपीट यूजर बेस इनका काफी स्ट्रॉन्ग है और ये धीरे धीरे और ज्यादा बेटर बनता जा रहा है ओवर द टाइम। और कंपनी, हर कोई ये बोल रहा था कि इसको ओटीए को तो एआई डिसरप्ट कर देगी, लेकिन ये कंपनी एआई को यूज कर रही है, चाहे फिर आप कस्टमर सर्विस में यूज करने की बात करो या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ ही आगे बढ़ रही है, वहां पर भी R&D कर रही है। और अभी रिसेंट में इन्होंने चैट जीपीटी के साथ भी कोलैब किया, तो वहां से भी अभी जो लग रहा था कि एआई इनको डिसरप्ट कर देगा, लेकिन ये एआई को यूज कर रहे हैं एज ए टेलविंड अपने बिजनेस के लिए। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करोगे तो जो कंपनी रेलवे सेगमेंट से ज्यादा बिजनेस जनरेट करती थी, अब फ्लाइट सेगमेंट सबसे बड़ी सेगमेंट हो गई अगर जीटीवी ग्रोस ट्रांजैक्शन वैल्यू की अगर आप बात करोगे। और बस सेगमेंट भी धीरे धीरे इनकी स्केल अप कर रही है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होटल सेगमेंट के लिए भी कंपनी फोकस कर रही है, और वहां से धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रही है स्टेप बाय स्टेप।
अगर फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर की बात करो तो होटल मोनेटाइजेशन एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। साथ ही कंपनी क्रॉस सेलिंग पे भी फोकस कर रही है। जिन लोगों की ट्रेन बुकिंग नहीं कंफर्म हो पाती है तो उनको फिर ये एयर ट्रैवल की तरफ क्रॉस सेल करवाती है, तो वहां से फिर यूजर बेस इनका फ्लाइट टिकट का भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो ये एक लार्ज ओशन में अभी भी बहुत छोटा प्लेयर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अभी भी बहुत से लोग मैनुअल बुकिंग करते हैं, तो ओटीए अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है इंडिया में। रिस्क फैक्टर की बात करोगे तो रिसेंट में कंपनी के बिजनेस में जो अभी Q4 के रिजल्ट आए तो वहां पर डिसरप्शन देखा गया, जस्ट बिकॉज आईआरसीटीसी ने अपनी पॉलिसीज में काफी कुछ चेंज किए थे। तो कौन कौन में कंपनी ने बताया कि वहां से थोड़ा सा डिसरप्शन इनके बिजनेस को आता दिखा है और कंपनी अभी भी काम कर रही है। तो रेलवे सेगमेंट का जो इनका बिजनेस था उसको हिट लगते दिखे थे इस क्वार्टर में। साथ ही जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अभी भी इंटरनेशनल प्लेयर है, एमएनसी प्लेयर है जो compete कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो कंपनी को वहां पर अपने आप को वेल पोजिशन करना पड़ेगा अगर कंपटीशन के साथ साथ कंपनी को ग्रोथ के पे भी फोकस करना है। और साथ ही जो एयरलाइन का कमीशन है वहां से भी कंपनी को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला हाल फिलहाल में। फंडामेंटल्स देखोगे तो मार्केट कैप 8,300 करोड़ का है, पी मल्टीपल 112 का है। आपको इतना हाई पी मल्टीपल क्यों है कंपनी का, तो उसका जब ये ग्रोथ का नंबर आएगा तो आप देखना। आरओसी 6-7% का है, तो एज ए स्टार्टअप बिजनेस की तरह भी ये कंपनी काम कर रही है। अब आप 5 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ का क्या कर देखो 59%, सेल्स का ग्रोथ क्या कर देखो 55%। यही रीजन है कि मार्केट इसको इतने बड़े वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करवा रहा है, जस्ट बिकॉज इसकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी है अभी के टाइम पे भी, और फ्यूचर पोटेंशियल भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मार्केट को। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है, तो प्रमोटर होल्डिंग आपको 0 दिख रही है। डिविडेंड 0% है। फ्री कैश फ्लो कंपनी 175 करोड़ का जनरेट करे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स के हिसाब से। बढ़ते अगली कंपनी को, और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे कंपनी क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है डोमेस्टिक मार्केट में। कंपनी का जो सबसे बड़ा मोट है वो है कि 63% मार्केट शेयर मोबाइल क्रेन में ही कैप्चर करके बैठे हुए इंडिया में, 60% मार्केट शेयर टावर क्रेन्स में कैप्चर करके बैठे हुए हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल नेटवर्क इनका है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करोगे तो रिसेंट में कंपनी ने काटो वर्क्स जो जापान की कंपनी उसके साथ जॉइंट वेंचर किया था। तो कंपनी अभी तक कुछ चीजों में लैक कर रही थी। कंपनी के पास अभी भी ट्रक क्रेन्स या फिर लार्ज क्रॉल क्रेन्स या फिर हाई कैपेसिटी हैवी क्रेन्स नहीं थी। तो जब से ये काटो का जो जॉइंट वेंचर इनका हुआ है तो यहाँ से फिर इनकी कैपेसिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इन्होंने एग्रीमेंट किया, तो यहाँ से फिर ये अपनी हैवी क्रेन्स में भी एंट्री करेंगे, जो अब तक की जापान या फिर जो चाइना की कंपनी थी इस फील्ड में डोमिनेट कर रही थी। तो वहां से अब ये कंपनी अब इस फील्ड में भी एंटर करते दिख रही है। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट भी जो हैवी क्रेन्स में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, तो वो भी इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। साथ में कंपनी ने बोला कि अगले 2-3 साल हमको बिल्कुल भी कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है 2-3 साल के लिए। अगर ग्रोथ के ट्रिगर आप बोलोगे तो सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर तो यही है कि इंडिया जितना स्पेंड करेगा इंफ्रा पे, इंडियन गवर्नमेंट जितना फोकस कर रही है कि हमें इंफ्रा पे, कंस्ट्रक्शन पे स्पेंड करना है, तो फिर अल्टीमेटली ये एक प्रॉक्सी प्ले बन जाता है उस फील्ड में। साथ ही जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स भी अब रिवाइवल हो रहा है, तो वहां से भी फिर इस कंपनी को ग्रोथ मिलनी है। और जो BS5 का भी नॉर्म्स आए थे उसकी वजह से अब यूरोपियन कंट्रीज में भी इनके जो क्रेन्स है वो एलिजिबल हो गई है सेल करने के लिए। और जो कंपनी अब काटो पार्टनरशिप के बाद हैवी क्रेन्स में एंटर करेगी तो वहां से फिर एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी और बेटर होती चल जाएगी। रिसेंट में कंपनी को डिफेंस के ऑर्डर मिलते हैं, कंपनी फ्यूचर को लेकर भी काफी पॉजिटिव है। कंपनी का कहना है कि डिफेंस प्लस एक्सपोर्ट हमारे बिजनेस का 15% हो सकता है आने वाले 3 से 4 साल में। तो वहां से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी को दिख रही है, फ्यूचर पोटेंशियल अगर आप बात करोगे डिफेंस में और एक्सपोर्ट में। लेकिन इस कंपनी के साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी है। सबसे पहले तो इकोनॉमी के साथ ये जुड़ा हुआ है, डीप सिक्लिकल सेक्टर है, तो अगर इकोनॉमी में भी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो फिर इस कंपनी को दिक्कत होगी। स्टील प्राइस की वोलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको बोला मैनेजमेंट ने बताया कि 20 से 22% स्टील के प्राइसेस बढ़े तो इनको दिक्कत आई, तो वहां से फिर इनको दिक्कत हो सकती है। और साथ ही जो प्राइवेट कैपेक्स से रिवाइवल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर स्लो डाउन हो जाता है, फिर से वो डिले हो जाता है, तो फिर इन कंपनी को फिर से इसके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता दिखेगा। अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन का मार्केट कैप 11,600 करोड़ का है, पी मल्टीपल 27 का, आरओसी 31% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 40% का है, 5 साल की सेल्स ग्रोथ का क्या देखोगे 21%, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, प्रोमोट होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है 65%, डिविडेंड ये भी कंपनी ज्यादा देती नहीं है, फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा कंपनी जनरेट करी है 331 करोड़ का, तो फ्री कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। तो दोस्तों हमने 4 हिडन स्मॉल कैप अलग अलग इंडस्ट्री से डिस्कस किया और सब में एक कॉमन फैक्टर ये था कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब इसमें से कौन सी कंपनी बाजी मारेगी, कौन सी कंपनी आगे निकलेगी, किसके वैल्यूएशन
और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएँगे आने वाले टाइम में, तो वो टाइम बताएगा। लेकिन ये कंपनी आपकी ट्रैकिंग पे रहनी चाहिए, आपको इनके बिज़नेस को और डीप में स्टडी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स आप अपने आप को मानते हो, तो इन कंपनियों को आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि स्टॉक रिकमेंडेशन आपको मिले, बाय, सेल, होल्ड रिकमेंडेशन अगर आप चाहते हो, तो फिर हमारे स्टॉक रिसर्च जो सर्विस है, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट से आपको वहाँ पर और डिटेल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।